जगह पर बैठ जाए। सभी लोग शांति बनाए रखें। अतिथिगण पहुंच चुके हैं। और बच्चों, आज हम एक विशेष व्याख्यान के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस व्याख्यान की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कि सर्वप्रथम मां सरस्वती के फोटो पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री पवन कुमार पटेल, जिला न्यायाधीश, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। इसके साथ ही हमारे सीएम बैच के बच्चों की तरफ से कुमारी एकता कोल्हे को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए और श्री जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है श्री पवन कुमार पटेल सर, उनका स्वागत करें। सभी बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत। बच्चों, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नियम के बिना मनुष्य जीवन को शिवतुल्य समझा जाता है। नियम क्या है? आज हमें हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री पवन कुमार पटेल, जिला न्यायाधीश, सिविल कोर्ट पांडुना, उनके शब्दों में जानेंगे कि नियम क्या है, कानून क्या है। और मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि आज हम किस किस विषय में जानकारी देंगे। पॉक्सो एक्ट के बारे में सर हमें यहाँ पर बताएंगे, जिसमें लैंगिक अपराधों से बालिगों का संरक्षण अधिनियम 2012, मोटर व्हीकल एक्ट, कानून संबंधी बहुत सारी जानकारी, जिसके जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसी बहुत ही उपयोगी जानकारी आज हमें सर के मुख से सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आप अपने व्याख्यान के लिए शुरुआत करें। हेलो हेलो। मंच पर उपस्थित सीएम गाइस स्कूल के सम्मानीय प्राचार्य महोदय, यहाँ इस सभागार में उपस्थित स्कूल के सम्मानीय शिक्षकगण और इस सभागार में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, मैं पिछले महीने भी इसी कार्यक्रम के लिए स्कूल में आया था, लेकिन उस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए मेरी आपके प्राचार्य महोदय से संक्षिप्त चर्चा हुई और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस कार्यक्रम को कम से कम 10वीं के सभी बच्चों तक पहुंचाया जाए। जैसा कि आप इस बोर्ड के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये कार्यक्रम 2 विषयों तक हमने आज सीमित रखा है। ऊपर आप विधिक साक्षरता देख रहे होंगे और उसके बाद जो है जागरूकता, जिसको हम अवेयरनेस के रूप में भी जानते हैं। मेरा जो पूरा फोकस है, या ये कह दें कि जो हमारा पूरा कार्यक्रम है, उसमें मेरा 80% प्रयास रहेगा जागरूकता के बारे में बताने का, और मैं अपने आप को केवल 20% सीमित रखूंगा विधिक जानकारी देने तक, क्योंकि विधिक जानकारी की आवश्यकता तो है आपको, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता आज जो है आपको वह अवेयरनेस की है, मोटिवेशन की है, जागरूकता की है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि सभी आप लोग जो है 10वीं में अध्ययनरत हैं। आप लोगों का टाइम टेबल भी आ चुका है और फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। निश्चित रूप से मात्र 2 महीने और आप इस हाई स्कूल में रहेंगे और अगला जो आपका 11 से जो अध्ययन का कार्य रहेगा
एक हायर सेकेंडरी स्कूल में आप पहुंच चुके रहेंगे और इस दौरान आपको आवश्यकता रहेगी अपने पसंद का एक विषय चुनने की। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है अगले 2 महीने में आपकी जिंदगी का, मैं अपने शब्दों में और अपने अनुभव से कहूं या आप अन्य किसी व्यक्ति से ये बात पूछना चाहें तो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, जो ये डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी किस ओर जाने वाली है। तो इसी कारण मैंने आज 10वीं के बच्चों को यहाँ बुलाया है। आप अगले 1-1.5 घंटे तक यदि मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपके सोचने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य कर दूंगा। तो मेरा आज का उद्देश्य भी यही है यहाँ आने का। तो प्रयास करिएगा आप मेरे साथ रहें अगले 1 घंटे तक। कुछ अच्छी बात लगे तो उसको लिख लीजिए, लिखने की आदत हमेशा होना चाहिए। आराम से बैठें, कोई प्रेशर महसूस ना करें, अपने आप को पूरा यहीं फोकस रखें, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग रहती है। किसी को 1 घंटे बाद कोई काम होगा तो उसके बारे में सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा ये क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी दिमाग से निकाल दें। अगले 1 घंटे केवल मेरे साथ जुड़े रहें आप। क्यों जरूरी है जुड़ना समझ चुके हैं। अपने कैरियर और अपने भविष्य को लेकर मैं कुछ जरूरी बात करने वाला हूँ। आप लोग हाई स्कूल में आप लोगों ने कभी विचार किया कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, ये ग्रेडिंग जो है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सब क्यों डिसाइड, मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी गई हमारे शिक्षा व्यवस्था में? कभी विचार किया आप लोगों ने? अभी कहाँ हैं आप? किस हाई स्कूल में हैं? हाई का क्या मतलब होता है? यानी ये सब अपने आप में क्या साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप लोग जो है अब शिक्षा के उच्च क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे? हायर सेकेंडरी में और अधिक उच्च स्तर पर। ये सारी व्यवस्था ये दर्शा रही है कि समय के साथ अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यदि हम अपनी जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो 15 साल तक की जो आयु रहती है हमारी, उसको हम कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता की देख रेख में या उनके निर्देश पर आगे बढ़ते हैं। एक चंचलता होती है हमारे अंदर, लेकिन 15 साल की उम्र हम जैसे ही पार करते हैं, हमारे अंदर एक गंभीरता आ जानी चाहिए। किस चीज को लेकर? कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें भविष्य में अपने लिए और अपने परिवार के लिए और उससे आगे सोच सकें तो देश के लिए क्या करना है। पर अभी केवल इतना पर्याप्त है कि आप अपने बारे में सोच लें, क्योंकि आप सफल हो गए तो आपकी सफलता में ही देश की सफलता छुपी हुई है। तो कुल मिला के मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि अब जो एक हमारी डिपेंडेंसी थी हमारे गार्जियन पर, हमारे माता पिता पर, अब हमें उससे बाहर निकलना है। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं कि अभी भी आप में कोई बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचते हैं कि हम ये पढ़ाई का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें माता पिता ने भेजा इसलिए स्कूल आना। क्या ये बात सही है? क्या इसलिए स्कूल आते हैं कि मम्मी पापा ने भेजा और एक ड्यूटी है तो हम सुबह उठे? ठीक है, यदि आप उनको धोखा दे रहे हैं तो इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप किसी अपने माता पिता को धोखा चीटिंग करने के लिए आगे आपका कदम रहेगा या उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी चीज है, आपके कुछ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें आगे क्या करना है। बस अब उसी चीज को मैं केवल रिमाइंड कराता जाऊंगा अपने शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पढ़ाई की या स्टूडेंट के रूप में जो आवश्यक चीजें हैं। तो यदि मैं एक शब्द में आपसे पूछूं, एक स्टूडेंट के रूप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज समझते हैं आप लोग, तो आपका एक उत्तर क्या होगा? पढ़ाई या अनुशासन। ठीक है, ये जो मैंने पहले बात कही कि 15 साल से जो 25 साल तक की उम्र है, ये जो 10 वर्ष जो आपकी जिंदगी में आगे आने वाले हैं, ये आपकी पूरा भविष्य तय करने वाले हैं कि आगे आपकी जिंदगी कैसे निकलने वाली है। तो जब तक हम स्टूडेंट हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, खासतौर से अब जबकि हम 10th क्लियर करके 11th में पहुंचने वाले हैं, कि अब
जो हो गया पीछे निकल गया उसको भूलें और अब से हम एक अपनी कैरियर को लेके नई शुरुआत करें। जैसा कि हमारी चर्चा हुई कि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन। अब आप लोग कितने अनुशासन हैं कितने नहीं ये तो आप खुद जानते हैं, हम लोगों को तो मालूम नहीं है। यदि हम 100 सबसे सफल लोगों के बारे में पढ़ें, जीवनी रहते हैं ना आपके यहाँ सिलेबस में, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाती है, कभी भी 100 लोगों की किन्हीं की भी 100 इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि एक किसी का नाम बता दिया, उनमें कुछ चीजें आपको बिल्कुल एक समान मिलेगी। एक तो या तो छोटे परिवार से थे या मिडिल फैमिली से थे, ठीक है। दूसरा पूरे समय वो अपने जीवन में अनुशासित रहे। तो तीसरी अच्छी आदत उनमें जो थी वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, पढ़ते रहे, यानी उनकी हैबिट क्या रही, रीडिंग की। तो कुल मिला के उनके जिंदगी की सबसे जो मुख्य बात रही वो रही अनुशासन। उन्होंने अनुशासन कभी नहीं छोड़ा। आपने कभी सोचा है कि 24 घंटे आपके पास भी रहते हैं और 24 घंटे ही आपके किसी मित्र के पास भी हैं जो आपके साथ पढ़ रहा है, फिर भी आपके रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आता है? सोचे या नहीं सोचे? अच्छा एक चीज बताएं, 10th में पहुंच चुके हैं आप अपने आप से बात करने लगे सब लोग, जानते हैं अपने आप से बात करना क्या होता है? अरे प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, आप लोग उत्तर देते हैं या मन में विचार आते हैं तो बात करना उसी को कहते हैं कि कोई चीज सही हुई या गलत हुई, अपने आप को उस स्थिति में रख के और विचार करना। तो शुरू करिए, अब आपको वो समय आ गया है कि शुरू करना पड़ेगा। 24 घंटे जब आपके पास नहीं है और आपके मित्र के पास, तो इतना अंतर क्यों आ रहा है? सीधा सा अर्थ है घंटे सोने के निकाल दें, क्योंकि स्टूडेंट हो तो आपको पूरी नींद की आवश्यकता है, ठीक है। 8 घंटे आप अपने दैनिक कार्य के लिए निकाल लीजिए। 8 घंटे बहुत होते हैं, खाना पीना, पढ़ाई करना, थोड़े दोस्तों से बात कर ली, तो बचे 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कर क्या रहे हैं हम आजकल? खुद से प्रश्न पूछिएगा। ये जो 8 घंटे हैं उसमें से कहीं ना कहीं 6 घंटे क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चलाना गलत बात नहीं है यदि उसका हम अच्छा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी साइंस है, किसके लिए बनाई गई है? लेकिन हमने उसको नौकर ना मान के क्या मान लिया है? उसको अपना मालिक। रुकती नहीं है उस पर, घंटों से बैठे हैं, बिना मतलब समय बर्बाद किए जा रहे हैं। एक अनुशासित जिंदगी के लिए सबसे बड़ी चीज कोई है तो समय है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि उसने पढ़ाई के समय यदि समय को बर्बाद किया तो यही समय आगे जाके क्या करेगा? सुनते हो आप लोग? यही सब जिसने समय बर्बाद किया स्टूडेंट रहते हुए, आगे जाके समय उसको बर्बाद कर देगा। भविष्य की परिभाषा जानते हैं आप? क्या होता है भविष्य? एक लाइन में पूछूं आप लोगों से तो भविष्य को यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो हम प्रेजेंट में जो भी कुछ एक्ट करते हैं या कार्य, उसका रिजल्ट क्या कहलाता है? तो आज आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपको कहां मिलना है? आपके भविष्य में जाकर। तो आज सबसे पहले यदि आपको कुछ करना है तो आपका जो समय है उसका मैनेजमेंट करना होगा, और इसके लिए सबसे पहले कोई चीज छोड़नी होगी। तो जो घंटों आप मोबाइल चलाते हो बिना मतलब के, एक नशा बना लिया आपने मोबाइल में, और जितनी बुराइयां निकल के आ रही हैं एक केवल और केवल इसी के कारण आ रही है। तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, विचार कीजिए, और कम से कम बच्चे आज क्या कर रहे हैं कि ये जो पाउच चल रहे हैं गुटखे के, चाहे राजश्री हो या विमल हो, ये आपके दोस्तों के नाम नहीं है। किस चीज के नाम है? बेटा बहुत ही बुरी बात है, इसके नुकसान का आप अंदाज नहीं लगा सकते। ये 3 सबसे जरूरी चीज आपसे छीन लेती है, मालूम है? देखो पैसा जा रहा है, चलो ठीक है, बाद में भी कमा लोगे, लेकिन उससे भी जरूरी चीज क्या छीन रहा है आपसे? आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। गुटखे से कई लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं। थोड़े से शौक के लिए हम थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं और वो फिर आदत में आ जाता है। और स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी चीज मालूम है क्या चली जाती है? आपकी इज्जत। यदि आज टीचर को या किसी को मालूम पड़ जाए ना कि आप में से कोई गुटखा खा रहा है या कोई और नशा कर रहा है, उसकी इज्जत क्या रह जाती है मालूम?
कभी कपड़े की दुकान पे जाना, एक रिजेक्ट पीस पड़ा रहता है वहां पर जिसमें छेद हो जाता है, तो दुकानदार क्या कहता है, इसको आधी से भी कम कीमत में ले जाओ क्योंकि रिजेक्ट पीस है। सुने हो, सेकंड पीस भी बोलते हैं जिसको। ये इज्जत जिंदगी में हो जाना, आगे चल के हर फील्ड में फिर आप क्या कहलाएंगे, एक रिजेक्ट पीस जिसका कोई भविष्य नहीं है। कब गुटके से जो बीमार हो जाए, या गुटके से मतलब चाहे फिर बीड़ी पिए या अन्य जो भी नशे करें, मोबाइल का नशा भी उसी में, बहुत अंतर नहीं है। यदि मोबाइल का आप सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हो, तो आप उसी श्रेणी में। तो सबसे पहले तो अनुशासित जीवन यदि जीना है एक स्टूडेंट के रूप में, तो ये जो कुछ गंदी आदतें हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इस नशे में या तो चले गए हैं या जिनके जाने की संभावना है, उनको अभी चेतावनी दे रहा हूं। सबके लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का बच्चा जो है अपने कैरियर को लेकर बहुत गंभीर हो चुका है, और आप सब लोग भी उतने ही गंभीर होंगे, क्योंकि चेतावनी देना मेरा काम है कि मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चा ऐसी किसी गंदी आदत में पड़े। तो अनुशासित जीवन के लिए समय प्रबंधन, उसी के साथ फिर दूसरा अच्छी आदतें। होता क्या है, एक और आदत है दोस्तों के साथ बैठना और घंटों बात करना, इसकी बुराई उसकी बुराई, गलती निकालते निकालते कितने आगे निकल जाते हैं, भगवान की ही गलती निकालनी शुरू कर दी। ठीक है, कैसे? दो दोस्त थे ऐसे पढ़ने वाले, कोई काम नहीं था, फालतू गप मारना। घूमते घूमते कहाँ पहुंचे दोनों? एक खेत में। वहां क्या लगा था? कद्दू लगा हुआ था खेत में। कद्दू देखा है किसी ने? कद्दू क्या होता है? छोटी सी बेल में लगता है। तो अब वो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि देखो भगवान, अब क्या कहें, भगवान है, अब देखो थोड़ा भी नहीं सोचा, इतना बड़ा कद्दू लगा दिए कहाँ? छोटी सी बेल में। उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए था भगवान को। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर में 12 बज गए, धूप हुई थोड़ी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए धूप से बचने के लिए। वो पेड़ काय का था? आम का। अब आम का पेड़ था, तो एक आम का फल टूट के वो जो कद्दू की बुराई कर रहा था ना, उसकी नाक पे गिरा आगे। अब वो नाक पे इतनी ऊपर से जब फल गिरा, नाक अपना बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसको वास्तव में दर्द हुआ। थोड़ी देर के लिए उसको चक्कर जैसे आ गए, वो चिल्ला पड़ा। जैसे ही वो चिल्लाया और बोला देखो इतना बड़ा आम का पेड़, इतने इतने से फल लगा दिए। तो दूसरा दोस्त बोला वो तो ठीक है, कहीं पेड़ के हिसाब से फल लगा देते हो कद्दू यहाँ पे, और तुम्हारे ऊपर कहीं गिर गया होता तो आज तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। तो कहानी सुनाने के पीछे मेरा आशय यह है, इससे दो चीज समझना है। एक तो यह है कि अनावश्यक समय उन चीजों में खराब मत करो जो जैसी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि हमारे सोचने से उस व्यवस्था में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। आप करिए परिवर्तन, लेकिन उसके लिए पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उस लायक बन जाओ। दूसरा ये है कि ये हम सोचने लगते हैं ना, मेरे से एक प्रश्न किया था एक बच्ची ने जब मैं यहीं आया, सर अपने आने के पहले मुंशी जी यहीं का प्रश्न था एक बच्ची का। वो कह रही थी कि पढ़ने में, सफल होने में अमीरी और गरीबी कितना महत्व रखती है, एक बच्ची का प्रश्न। तो जो जैसा है उसको स्वीकार करो। आज के समय में, आज का समय ऐसा नहीं रह गया है कि आपकी अमीरी या गरीबी के कारण पढ़ने में कोई बहुत अंतर आने वाला। कारण ये है कि पढ़ाई सबके लिए आज बहुत सहज रूप से उपलब्ध हो गई है, पहले नहीं थी। आज आप चाहें कि कोटा जाके या दिल्ली जाके पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने अच्छे टीचर हैं आज आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। कभी देखा आपने यूट्यूब खोल के? जिस किसी कोचिंग का जो भी लेक्चर आप सुनना चाहते हैं आज आपको सहज रूप से उपलब्ध है, केवल जरूरत है पढ़ने की और लगन की। ठीक है, तो कभी भी इस चीज को लेकर रिग्रेट मत करना कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, ईश्वर में आज जो स्थिति है वही हमारी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आप सोच के देखो कि जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है जिंदगी का, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है, उसे डिसाइड कैसे करोगे आप लोग? कभी सोचा आप लोगों ने? कोई भी बच्चा बताने की स्थिति में है आज मुझे कि वो आगे चल के क्या करने वाला है, उसकी क्या योजना है भविष्य को लेके? क्या इसको 3 प्रश्न लिखना है, क्या, क्यों और कैसे। तीनों प्रश्न एक साथ मत लिखना, या तो 3 पेज पे लिख लेना अलग अलग, एक पेज पे लिख रहे हो तो कुछ गैप छोड़ के लिखना, तो उत्तर भी लिखना है ना तीनों प्रश्नों का। अब उत्तर कैसे तलाशोगे?
उत्तर कैसे तलाशोगे? कौन बताएगा तीनों चीज आपको? आपको ही ढूंढना है, कोई बताने नहीं आने वाला। हाँ, मदद जरूर कर सकते हैं। कौन कौन मदद कर सकता है? पहले तो आपको ही मदद करनी है, क्योंकि आपका खुद का भविष्य जुड़ा है, कोई और नहीं आएगा बताने। आपकी कितनी क्षमता है किसको मालूम है? आप ही को पता है, या माता पिता बता सकते हैं, अनुभव का आधार पे टीचर बता सकते हैं कि भाई तुम इस क्षेत्र में अच्छे हो। उत्तर कैसे तलाशेंगे? अच्छा, 3 प्रश्न क्यों जरूरी थे? मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये जो गुड़िया बैठी है आगे, इनका कहना है कि इनको डॉक्टर बनना है आगे। ये क्या डिसाइड करती है? अब 3 प्रश्न में से इनको कौन सा उत्तर मिल गया? क्या? अब कितने प्रश्न बचे? 2 प्रश्नों में अभी अपन चलते हैं सीधे तीसरे प्रश्न पर। कौन सा? कैसे बनते हैं डॉक्टर? पता है भाई? बायो लाइने चलिए क्लियर है। फिर बायो के बाद पहले पीएमटी होती थी स्टेट लेवल पे, अब क्या होने लगा है? नीट होने लग गई है। मालूम था आप लोगों को, सब बोल नहीं रहे थे। नीट में क्या होता है? फिर नीट में 12th के बाद एग्जाम जब होता है तो लगभग 25 से 30 हजार सीट है। जैसे सेलेक्ट होते हैं तो जो मेरिट बनी हुई है कॉलेज की, मेरिट के हिसाब से वो कॉलेज मिल जाता है सबको, ठीक है। फिर 5 साल एमबीबीएस, आगे किसी को एमएस या एमडी करना है तो वो, और इसके बाद आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं। पर आप लोगों ने ये डिसाइड करने में क्या और कैसे एक प्रश्न बीच में छोड़ दिया जो सबसे जरूरी, वो कौन सा था? अब ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई? सीधे सीधे तो आ गया प्रश्न का उत्तर। प्रश्न का उत्तर तो मिल गया ना, क्या बनना है? डॉक्टर। कैसे बनेंगे? नीट देंगे। अब ये क्यों की जरूरत किस लिए है? और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और यही जो है हमको आज समझना है। और इसी को समझने से आपका जो आगे वाला कैरियर है आने वाला, वो पूरा डिसाइड होने वाला है। हम मालूम पड़ा गुड़िया डॉक्टर बन गई, चलो जैसे तैसे, अब उसको लेके जैसे ही वो किसी का खून देखती है या घाव देखती है, चोट देखती है, उसको चक्कर आ जाते हैं देखते से। अब वो डॉक्टर बन गई। जैसे ही मरीज आया, एक का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, पूरा यहाँ से छिला हुआ है, यहाँ से खून बह रहा है, जैसे इलाज के लिए लाए तो मरीज को तो बाद में चक्कर आते, पहले यही चक्कर खाते थे। तो क्या इनका डिसीजन ठीक था क्या? तो इनने क्या गलती की कैरियर चुनने में? क्या गलती की? क्यों का उत्तर इन्होंने सही नहीं तलाशा। और क्यों के उत्तर के लिए सबसे जरूरी 2 चीजें क्या हैं? क्षमता और रुचि, मतलब कैपेसिटी और आपकी चाहत या चॉइस। यदि इन दोनों चीजों को आपने तालमेल नहीं बिठाला तो मान लीजिए जैसे तैसे कैरियर बना भी लिया, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो आपको हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि जो कुछ आपने चुना आपकी रुचि का या आपकी क्षमता का नहीं था। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे हम कि हमारी क्षमता क्या है और रुचि क्या है? बोले कौन बताएगा ये चीज आपको? तो कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स है, बायो है, कॉमर्स है। मैं एक न्यायाधीश के रूप में काम करता हूँ, हमें क्या करना पड़ता है? रोज फाइलें पढ़ना है, रोज कानून पढ़ना है, हमें आर्गूमेंट सुनने हैं वकीलों के, और उस पर फिर हमें आखिरी में क्या करना है? निर्णय देते हैं। यही होता है ना कोर्ट में। अब एक जज बनने का यदि आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी रुचि क्या होनी चाहिए? सबसे पहले रीडिंग, और वो भी लिटरेचर, ठीक है। क्यों जरूरी है लिटरेचर? जिससे आपके पास आर्गुमेंट के लिए शब्द गण लिखने। कहानियों की एक किताब आती थी तो पीछे उसमें प्रिंटेड कहानियां छपती थी, कॉमिक्स में जो पढ़ते हो ना, कॉमिक्स पढ़ी है सब? चाचा चौधरी, ध्रुव, नागराज पढ़े हैं सब लोग। तो 2 पेज के पीछे हम लोग जाते थे कि चलो कहानी पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते वो तो एक दिन में ही खत्म हो जाती थी। अब रोज बैठने की आदत हुई पढ़ने की, तो धीरे धीरे वहाँ और साहित्यिक किताबें रखी हुई थी, वो पढ़ना शुरू की, वो भी खत्म हो गई। पढ़ते पढ़ते पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली। जब आगे की क्लास में हम पहुंचते थे, 4वीं, 5वीं, 6वीं, तो मालूम पड़ा कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ लाइब्रेरी में, वो मेरे लिए रिपीट हो रही थी। दूसरा, मुझे खुद मालूम नहीं पड़ा कि पढ़ते पढ़ते मेरी पढ़ने की स्पीड और समझने की स्पीड बढ़ गई। भाई आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या साइकिल चलाना सीखे? आप लोग एकदम सीखे क्या? शुरू में जब आप
क्रिकेट सीखे या साइकिल चलाए, गिरे होंगे, आपसे बैटिंग करती नहीं बनी होगी, आपसे हाथ घुमाते बनता है क्या क्रिकेट में? बाद में फिर बॉल कैसे डालना शुरू कर देते हैं? क्या हुआ अचानक? एक ह्यूमन बीइंग के साथ मालूम है सबसे बड़ी विशेषता क्या है? या कहें कि जो होमोसोपियंस है या हम जो इंसान हैं, हमें मालूम है सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हम लोग कोई भी चीज इतनी स्पीड से सीखते हैं कि कुछ हमें नहीं मालूम। इसका सीधा उदाहरण एक जो छोटा बच्चा होता है ना, एक कभी छोटे बच्चे को लेना, थोड़ी देर यदि आप उसके सामने कुछ भी करोगे, आप देखना दो बार करोगे, तीसरी बार में वो भी कर देगा। देखा है सबने? आप तो विश्वास नहीं करेंगे कि जो 6 महीने तक का बच्चा होता है उसको आप पानी में छोड़ दीजिए, वो तैरने लगेगा। तो तैरना कहाँ सीखा है? माँ के पेट में, क्योंकि पूरा लिक्विड रहता है, वो तैरता रहता है। इसका मतलब ये है कि हमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जरूरत है हमें उस क्षमता का उपयोग करने का। तो जो क्रिकेट वाला उदाहरण या साइकिल का उदाहरण दिया मैंने, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, अचानक बैट चलाना, बॉलिंग करना कैसे सीख गए? कभी सोचा था आपने? तो वही स्थिति रीडिंग के साथ है। जितना किताब को पढ़ोगे उतनी ही आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे जो एग्जाम होने वाला है ना आपका, कोई भी फील्ड में जाओगे आपको 150 क्वेश्चन की एक प्री टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव वैसे नहीं आते कि 4 में से 1 निशान लगा दिया, पूरा एक पैसेज पढ़ना रहता है, फिर उससे आंसर निकालना रहता है और फिर उत्तर में टिक लगाना रहता है। इस सब के लिए क्या जरूरी है? 150, यदि आपकी स्पीड नहीं है पढ़ने की, 150 प्रश्न 2 घंटे में पढ़ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो आपको सॉल्व भी करना है। यानी आज से आपको जो है रीडिंग की आदत डालनी है। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरे ऊपर ये इच्छा थोपी गई डॉक्टर बनने की, तो विश्वास करिए मैं लिटरेचर पढ़ा हुआ व्यक्ति था, मुझे ना फिजिक्स समझ में आती थी ना केमिस्ट्री। अब उस समय हमें कोई ऐसे समझाने वाला था नहीं कि आगे कहे कि नहीं अपनी क्षमता के अनुसार लेकर वैसे नहीं तो आगे तो परेशानी में आने वाले। मैंने अपने पिताजी की इच्छा के पीछे जैसे तैसे 3 बार पीएचडी ली। परिणाम क्या होना था? ना मेरी रुचि, मैं लिटरेचर पसंद करता था। रही बात क्षमता की, तो जो व्यक्ति 10वीं तक लिटरेचर पढ़ा है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री विषय दोगे जिसमें रुचि नहीं है, तो क्या उसमें उसकी क्षमता आ पाएगी उतनी जितनी सीएमटी निकालने के लिए या नीट निकालने के लिए चाहिए? भाई आज के समय में यदि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, पूरी क्षमता जरूरी है कि नहीं? एक उदाहरण दूं बच्चों को, आपको क्रिकेट और बास्केटबॉल 2 खेल के लिए यदि हम कहें तो क्या खेलोगे? क्यों? जी मजा आता है। बस वही स्थिति सीधी किससे आ जाती है? वही बात अपने विषय पे भी, जो एक उत्तर आपने दिया, मजा आना। यदि आपको उस विषय में मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो हमेशा दुखदायी होने वाला है। लेकिन उसी विषय में मजा आएगा तो क्या अंतर आएगा आपकी लाइफ में? वही आनंद आएगा जो क्रिकेट आपको दे रहा है। तो जिस दिन ये आनंद आना शुरू हो गया पढ़ाई के साथ, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर आ गए। ठीक है, तो हमसे पीएचडी नहीं निकल रहा था। फिर पिताजी ने कहा कि अब तुम्हें जो ठीक लगे करो। तो मैंने 12th के बाद फिर एलएलबी की, जो कि मेरा पसंदीदा विषय था। आर्गुमेंटरी से किससे कहानियां जैसे उसमें सेक्शन चलते हैं, ऐसे यदि कोई मारेगा तो इतनी सजा होगी, चोरी करेगा तो ये होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था, जैसे कॉमिक्स चल रही है। तो उसी समय जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, न्यायाधीश की वैकेंसी निकलती है हर 6 महीने में, तो 1 महीना बाद मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग करने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिपरिया से हूँ, होशंगाबाद पे वहाँ पढ़ने की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं जब तक भोपाल पहुँचा, उस समय एक कोचिंग थी भोपाल में, तो उन्होंने मुझे यह कह के मना कर दिया पढ़ाने से कि एक विषय हमारा जो है यहाँ पर 1 महीने में हम पढ़ा चुके हैं, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, 5 महीने बचे हैं, यदि आप निकल नहीं पाए, हमारी कोचिंग की जो साख है या गुडविल है वो खराब हो जाएगी। होता है ना कोचिंग में कि भाई 100 बच्चे लिए, 100 निकल गए तो एडवर्टाइज छापते हैं ना, हमारी कोचिंग के सारे बच्चे निकल गए और बच्चे आएंगे पढ़ने, एक उनकी साख बनती है। लेकिन नहीं निकलते तो क्या होता है? और उन्होंने कहा ये तो पहली बार दे रहा है एग्जाम, एक विषय निकल गया, तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। तो मैं अब क्योंकि मुझे तो पढ़ना था, जिद थी मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, मैं शुक्रवार के दिन गया था, शनिवार और संडे की छुट्टी थी। मैंने मंडे को आके जो विषय आपने पढ़ा दिया वो आपको पूरा बता दूं। तो उनको लगा कि नया आया है, ऐसी जोश में कह रहा है, उन्होंने हाँ बोल दी मेरा उत्साह देख के। तो मैंने जो विषय था सीआरपी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एक विषय होता है कानून में, ठीक है, मैंने उसका एयर एक्ट लिया और 2 दिन लगातार पढ़ा।
सोमवार को मैं पहुंचा उनके पास, मैंने वो डायरेक्ट रखा, उनका आपको 2-3 जगह पूछ लीजिए, तो मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मेरा इम्तिहान लेने के लिए ऐसे लोगों को ध्यान आया कि बचपन में जो मेरी पढ़ने की आदत पड़ी थी, रोज मैं पढ़ रहा था, एक ही काम लगातार कर रहा था, तो ना केवल मेरी स्पीड बढ़ चुकी थी पढ़ने की, बल्कि मैं उस चीज को उतनी ही स्पीड से समझ भी रहा था। एक अच्छी आदत का फायदा कहाँ जाके मिला मुझे? अपना कैरियर बनाने में। दूसरा, मेरी पसंद का विषय था, लिटरेचर था, मेरी रुचि भी थी उसमें। तो कहीं ना कहीं हमारी आदतें, हमारी क्षमता और हमारी रुचि, ये तीनों हमारे कैरियर में मदद करती हैं। तो वही चीज आपको सोचना है और उसी हिसाब से विषय लेना है। किसी को देख के बिल्कुल मत लेना आप कि नीट कर लो भाई, चाहे 25,000 भी नहीं का है, बनना तो डॉक्टर ही है। अरे सोचा है कि जब क्षमता नहीं है या रुचि नहीं है तो फिर हम उसको क्लियर कैसे कर पाएंगे? अपनी क्षमता और रुचि से विषय लेना, कैरियर में जॉब की कमी नहीं है। कोई सोचे कि केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने से ही सब के अलावा कुछ नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लें या किसी से पूछ लें, आप घर में पूछें या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आप जानते हैं जो अपने कैरियर को कुछ किया है, उससे पूछें, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि आगे डिसाइड क्या करें, क्या बनना है। मेरे एक मित्र हैं भरत यादव जी, मेरी और उनकी पोस्टिंग एक साथ हुई थी। वो इस समय कलेक्टर, थोड़े दिन पहले कलेक्टर थे जबलपुर में, अभी वो मिनिस्ट्री में चले गए हैं। और उनकी होता क्या है, कोई आईएएस या कलेक्टर बनता है तो उसकी पहली पोस्टिंग तहसील पे करते हैं एसडीएम बना के, जिससे वो ट्रेनिंग ले सकें। मैं मुल्तान में था, मेरे बाजू में ही उनका घर था, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे। मैंने उनसे जब बात की तो वो मालूम है कलेक्टर बनने से पहले क्या थे, वो टीटी थे। टीसी जानते हो, जो चेक करता है, टिकट चेक करता है ट्रेन में। तो उन्होंने अपना कैरियर कैसे चुना? उन्होंने पहले एक छोटा गोल बनाया अपनी क्षमता के अनुसार। उन्होंने एकदम आगे जाने की नहीं सोची, पहले वो अपने पैरों पे खड़े हुए। लेकिन कोई भी काम बुरा नहीं होता, एक बात जान लीजिए, वो डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता उस परिस्थिति में उस समय कितनी है। यदि आज आपकी क्षमता है टीटी बनने की तो बन जाए। क्या क्षमता एक सी रहने वाली है? क्या समय के साथ बढ़ती है? मैंने अभी उदाहरण दिया ना, इंसान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो समय के साथ सीखता जाता है। आपसे एक चीज पूछूं, आज मैं कहूं कि आज हम आपका तीसरी या चौथी सबके सामने रख दें, कितने नंबर मिलेंगे तुम्हें उसके? भी नहीं पढ़े, गणित का पेपर दे दूं, पूरा कर दोगे कि नहीं? क्यों हुआ ये? आपने तो तैयारी नहीं की। क्या हो गया ऐसा? 10वीं तक आते आते क्या हुआ कि जो तीसरी में जब 100 नंबर नहीं ले पाए आप, आज 10वीं में कैसे ले लोगे? कारण क्या रहा? वही तो मैंने बताया, इंसान की क्षमता समय के साथ प्लस लगातार उसके प्रयास के साथ बढ़ती चली जाती, और ये हमें बढ़ाना है। कैसे? अनुशासन से और समय के प्रबंधन से। सबसे पहले कौन सा एम डिसाइड करना है आपको? क्षमता के अनुसार बैंक में क्लर्क बन जाइए, भैया अभी हमारी इतनी क्षमता है, बाद में हम सीओ की तैयारी करेंगे या सीए सीएस की करेंगे तैयारी। ठीक है, ये एक उदाहरण है। मैं किसी पर ये नहीं कह रहा क्या करना, कैरियर कैसे चुनना। आपके पास अभी 5 महीने मैंने बता दिया। 11th में सब्जेक्ट लेने से पहले आप ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से खोज लेना। क्लियर? तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस हमारी क्षमता और रुचि के अनुसार होना चाहिए। ये तो बात हो गई अनुशासन की, क्या क्यों कैसे की। यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट है, किसी को लग रहा हो कि नहीं यहाँ पर अभी भी ये चीज समझने में हमें दिक्कत है। जैसे उस समय उस बच्ची ने प्रश्न पूछा था मेरे से कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर मैंने उत्तर दिया था कि आर्थिक स्थिति का हमारे कैरियर से कोई संबंध नहीं है, डिपेंड करता क्षमता और रुचि। जब क्या प्रश्न का उत्तर तलाशोगे ना आप लोग, तो उसी में आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी डिस्कस कर लेना कि कहीं ऐसा उद्देश्य ना बना लो कि जिसमें वास्तव में आपकी आर्थिक स्थिति रोड़ा बन रही हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी ने नीट की तैयारी को ही अपना उद्देश्य बना लिया और डॉक्टर बनना, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं 11th में, और आप पूरे समय कहां रहे? पांडुरना में। तो जिस दिन 12th में नीट का एग्जाम देंगे, आपके साथ जो स्टूडेंट बैठेंगे कंपटीशन में, वो कहां से पढ़ के आए होंगे? दिल्ली से, कोटा से। ठीक है, तो क्या आप यहां रह के वो तैयारी कर लेंगे जो उनने वहां की है? थोड़ा एक प्रश्न करना, मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकते, वो आपकी क्षमता पर है, जिसमें क्षमता है वो कुछ भी कर लेगा। लेकिन फिर भी इस पर सोचना जरूरी है कि क्या उस बच्चों को आप कंपटीशन दे पाओगे।
यदि देने की स्थिति में है आप तो ही ये विषय चुनना, नहीं तो इससे भी अच्छे विषय हैं और हम अपना कैरियर अन्य क्षेत्र में भी बना सकते हैं। तो ये जब क्या प्रश्न का उत्तर तलाशोगे तो अपनी आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना, बहुत थोड़ा नहीं आएगी। यदि आप कोटा जाके पढ़ने की स्थिति में है, कोचिंग लेने की स्थिति में है, इतना खर्च उठा सकते हैं, तो निश्चित रूप से नीट का आप चुनाव करिए, डॉक्टरी की तैयारी करिए, एमबीबीएस करिए, एमएस बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए। ठीक है, इसके लिए एकलव्य का उदाहरण सबसे बढ़िया है। उनको क्या किसी ने सिखाया था? मना कर दिया। क्या किया उन्होंने? धूल उठाई, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और तैयारी कर दी शुरू। पर वो बेटा महाभारत के समय की बात थी, ये महाभारत का समय है क्या? वो टाइम निकल गया। हमें बहुत जज्बाती भी नहीं होना है। सर ने कह दिया एकलव्य बन जाओ तो हम बन जाएंगे एकलव्य। तो हर हमको कोई भी चुनाव कब किस हिसाब से करना पड़ता है? समय और परिस्थिति के हिसाब से। क्लियर? हमारे चुनाव में सबसे ज्यादा भूमिका क्या निभाती है? समय और परिस्थिति। और उसमें जिसने सही चुनाव कर लिया बस वही जिंदगी में सफल हो जाता है। जज्बातों में नहीं रहना कि वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर, तो मैं भी करूंगा। वो चला गया कोटा और मैं पांडुरंगा में पढ़ रहा हूँ, तो क्या ये फेयर डिसीजन होगा क्या? तो थोड़ा बेटा विचार करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से कैरियर चुनना। और एक स्टेप बढ़ने के बाद आगे कैरियर खत्म नहीं हो जाता। छोटे छोटे गोल बनाओ, उससे क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है। अब दो चीजें और, फिर अपन मोटिवेशन वाला चैप्टर खत्म करेंगे, फिर अपन आएंगे कानून विषय पे। कोई प्रश्न तो नहीं है अभी किसी के मन में? देखो, पूछने में बिल्कुल मत झिझकना। आप स्कूल क्यों आ रहे हो? अरे नहीं आता है तभी तो आ रहे हो। सब कुछ आता तो क्या आते यहाँ पे? नहीं आता तो पूछने में किस बात की सब? अपने मोबाइल में या घड़ी में एक ऐसा टाइम का रिमाइंडर भरना जो बिल्कुल आड हो। आड समझ रहे हो? यानी जिस समय का रिमाइंडर कोई नहीं भरता घड़ी में। जैसे रात के 8 बजे, 8 बजे कोई अलार्म भरता है क्या? लेकिन आप कितने बजे का भरना? और उसमें रिमाइंडर में क्या लिखेंगे? डायरी। क्या लिखेंगे? डायरी। तो जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ेगी, आप सबसे पहले किस चीज को उठाओगे? डायरी। और उसका पहला पेज में क्या लिखा है? उन तीनों के प्रश्नों के उत्तर जब तक नहीं आएंगे आपको डायरी रोज देखना है। अच्छा, एक काम और करना, डायरी पर एक तरफ तो प्रश्न लिखे रहेंगे, दूसरी तरफ एक काम और करना। आमतौर पे सबसे ज्यादा हमारे लिए मोटिवेशन या प्रेरणा देने वाले कौन देते हैं? हमारे मम्मी पापा। उनकी फोटो भी लगा देना एक तरफ, जिससे जब तीनों प्रश्न देखो और उनकी फोटो देखो तो आपको एक मोटिवेशन मिले। किस चीज का? कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। और सेल्फ मोटिवेशन जब तक आपकी जिंदगी में है, हर दिन के लिए। एक चीज मैं सर से भी डिस्कस कर रहा था, आज आपकी जिंदगी में मालूम है किस चीज की कमी हो गई है, जिसके कारण अंतर आ रहा है आपकी पढ़ाई में और आपके सफल या असफल होने में? आप खुद को मोटिवेट करना बंद कर दिए। खुद को मोटिवेट करना समझ रहे हो ना? यानी रोज अपने आप को समझाओ कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा करते हो क्या? नहीं कर रहे हो ना? बस उसी की शुरुआत करनी है आपको। आज क्या करना है? सेल्फ मोटिवेशन। बोलो भाई, सेल्फ मोटिवेशन। आपको आपसे अच्छी प्रेरणा कोई दे सकता है क्या? मान लीजिए आज आप पढ़ने के लिए आए, सर ने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए और शर्त ये रखी कि 10 क्वेश्चन में से यदि एक क्वेश्चन जो करेगा उसको मैं 300 रुपए दूंगा एक क्वेश्चन वाले को, और 10 क्वेश्चन वाले को 3000 रुपए। क्लियर हुई मेरी बात? और शाम के समय पूरा लेखा जोखा लेके सर बैठने लगे और उतने ही पैसे सही में आपको देना शुरू कर दें। एक प्रश्न वाले को 300 और 10 वाले को 3000। रोज की ये स्थिति बन जाए आज से, अभी से। क्या करोगे आप लोग? क्यों? क्योंकि मालूम है कि 10 प्रश्न में जैसे ही याद कर लूंगी, नोट्स बना लूंगी, तो मुझे 3000 रुपए मिलना है। लेकिन मिल रहे हैं क्या? बस यही समस्या है। हेलो, पढ़ाई के साथ क्या है? पढ़ाई में निवेश करना पड़ता है बेटा। निवेश समझते हो? जैसे बैंक में पैसे जमा करो आज थोड़े थोड़े, तो 5 साल बाद वो कितने हो जाते हैं? डबल। कैसे हो गए? आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया, पर उस पैसे को आप उपयोग नहीं कर रहे थे ना रोज। अब उपयोग कब करोगे आप? 5 साल बाद। बस वही स्थिति पढ़ाई के साथ। रोज पढ़ते हो ना, उसकी जो मेहनत का पैसा है वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन वो जमा कहाँ हो रहा है? निश्चित जानिए वो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है आपकी क्षमता
के अनुसार जमा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं अंदर वो एडवांस बना रहा है उस फील्ड में जो आप करना चाह रहे हो, पर आपको वो दिख नहीं रहा। 5 साल बाद मान लीजिए किसी प्रश्न को आगे बढ़ाऊं, जिस बच्चे ने केवल एक प्रश्न किया 300 रुपए के लिए और एक ने 10 प्रश्न किए 3000 रुपए के लिए, मालूम है मजदूर को एक दिन का कितना पैसा मिलता है जो बोर्ड होता है? 250-300 रुपए। 300 रुपए है मजदूरी आज। लेकिन आज जो एक अधिकारी है उसकी एक दिन की तनख्वाह कितनी है? सेकंड क्लास अधिकारी की 3000 रुपए, फर्स्ट क्लास अधिकारी की उससे और ज्यादा 4000। ठीक है, तो आज यदि एक प्रश्न करोगे 300 रुपए लायक, तो आप अपने जीवन को किस ओर ले जा रहे हो? उतना भी नहीं कर रहे हो। चलो मान लिया एक प्रश्न तैयार कर लेते हो, 300 रुपए किसको मिलते हैं? मजदूर को। तो 3000 रुपए प्रतिदिन अधिकारी। तो आप डिसाइड कर लो कि एक प्रश्न याद करने से काम चलेगा पढ़ने से, या मुझे रोज अपना पूरा होमवर्क करना, क्योंकि यही चल के आपकी जीवन की दिशा तय करने वाला। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेटा बिना उदाहरण हमें समझ में आती नहीं बात, हम भूल जाते हैं घर जाके। कम से कम लंबे समय तक याद रखो आप कि जो रोज पढ़ रहे हो ना वो निवेश है जिंदगी का, और कहीं ना कहीं आगे चल के काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि पढ़ाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, निश्चित जान के रखो आप। सफल होना, अधिकारी बनना अपनी जगह है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। मैं इस विषय पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी आप इसको समझने के लिए अभी उतनी उम्र नहीं है आप, इसलिए मैं केवल आपको बस सफलता की बात कर रहा हूँ। तो बात क्लियर है? अब दो चीजें और जिसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। होता है भाई एक ही एक विषय पढ़ोगे और उसी से संबंधित काम देंगे तो उसको अच्छा कर पाओगे कि नहीं? इसका एक उदाहरण तो मैंने पिछली बार भी दिया था। यूसेन बोल्ट को जानते हो आप? जानते हैं कौन है वो? सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है वो इस संसार का। ओलंपिक में उसने 5 से 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक कितने साल में होता है? 4 साल। तो जब उससे प्रश्न पूछा गया कि आप इतना तेज कैसे दौड़ लेते हो, क्या करते हो, उसने मालूम है क्या उत्तर दिया? उसको कितनी देर में दौड़ता है 100 मीटर? 9 सेकंड, 9 सेकंड। उसने उत्तर दिया कि ये जो मैं 9 सेकंड दौड़ता हूँ 4 साल में, इसके पीछे मैं 4 साल मेहनत करता हूँ। कितने साल? 4 साल। और उससे जब पूछा कि तैयारी कैसे करते हो, तो उसने कहा कि सुबह 3 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती, मैं कभी अलार्म लगा के नहीं उठाऊं। क्या जवाब दिया? आपको एक उदाहरण दूं, आपका सुबह क्रिकेट मैच हो जाए अभी 5 बजे, या आपको कहीं घूमने जाना है अच्छी जगह, तो उस दिन सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? क्यों उठे आए में आप? क्योंकि जो काम करने वाले थे क्रिकेट खेलने या घूमने का, उसमें इतना एक्साइटमेंट था, उसमें मजा आने वाला था कि आपकी बॉडी ने आपको अपने आप उठा दिया, सोने ही नहीं दिया। यही हुआ ना? बस यही चीज हमें अपने कैरियर के लिए लाना है। तो जिस दिन ये होने लग जाए ना आपकी लाइफ में, आपका उद्देश्य आपको सोने ना दे और अपने आप 5 बजे उठा दे, तो समझ लेना कि आप सही दिशा पे जा रहे हो। जिस दिन ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं, तो निश्चित जानिए आपकी लाइफ ऐसी ही हो जाने वाली है जो मैंने कहा। आप बिना अलार्म के उठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे ये करना है और ऐसे, तो वो फिर आपको आपका उद्देश्य क्या करेगा? सोने नहीं देगा। पर ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और रोज अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई अलग से बताने नहीं आएगा। आपका एग्जाम कोई और देने वाला है क्या? जो सफलता हासिल होगी आपको ही होनी है। तो आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने उद्देश्य के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अभी मैं एक प्रश्न करूं आपसे, उस बार भी मैंने प्रश्न पूछा था, इस कमरे में लाल रंग कहाँ दिख रहा? बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको बताना शुरू करना चाहिए। बोलिए। पहले तो हमारे पोस्टर में है, फूलों में, और ढूंढो। कलर की स्वेटर पहने, वो पर्दे का कलर भी कुछ लाल है। देखा सबको लाल? अब एक प्रश्न का उत्तर दो। चलो अब एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तक आपकी आंखें लाल रंग ढूंढ रही थी, क्या दूसरा रंग दिख रहा था कोई? क्यों हो रहा था ऐसा?
क्योंकि आपका विजन क्लियर था, आपके मन में कहीं कोई शंका नहीं थी, आपकी आंखें क्या ढूंढ रही थी? केवल और केवल, तो केवल एक उद्देश्य दिख जाने से, केवल एक उद्देश्य दिखने लगता है ना जब, और ये मालूम नहीं पड़ जाएगी कि ऐसे ऐसे वहां तक निश्चित पहुंच जाऊंगा, तो कितना अंतर आ जाता है लाइफ में। उसके अलावा कुछ मालूम, उससे क्या फायदा होता है? जैसे आपको मालूम है कि मान लीजिए किसी को बैंक में जाना है, कहाँ? बैंक में किसी को पीओ बनना है। अब उसने तीनों प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए। बैंक पीओ के लिए एक एग्जाम होता है बैंक का, उसमें 100 प्रश्न आते हैं 2 घंटे में, गणित के प्रश्न भी रहते हैं, जीके की भी रहते हैं। जब आप सब तलाश लेंगी तो, और उद्देश्य क्या हो गया? बैंक पीओ बनना। तो जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे या ऐसा कोई सब्जेक्ट आएगा तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? ये मेरे काम की चीज है। तो आप किस चीज को तलाशने लगेंगे उसमें? ये मेरे एग्जाम के लिए काम की चीज है। तो आपकी आंखें क्या तलाशने लगेंगे? जिस दिन उद्देश्य हो जाएगा आपका क्लियर, आपका वो जो एग्जाम होने वाला, उसमें आने वाली जो भी चीजें होंगी बस वो ही दिखेंगी, आपको बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और इससे एक फायदा और मालूम है क्या हो जाएगा? अपने आप ये जो आप मोबाइल पे टाइम खराब करते हो ना, ये अपने आप चला जाएगा। केवल एक चीज निर्धारित कर लेने से इतने फायदे हो जाएंगे। तो क्रिकेट आप घंटों खेल रहे हो ना, वो केवल संडे के दिन तक सीमित होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बेचैन रहेंगे। किसको लेके? अपने उद्देश्य को लेके। तो आपको फिर किसी चीज में मन लगने ही नहीं देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा। इसके लिए आप में गंभीरता की जरूरत है, आपको अपने प्रति ईमानदार होना है, और जो उद्देश्य बनाया है रोज उसके प्रति मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर? ये तो हो गई। एक और मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक उदाहरण और देता हूं मैं, एक्सपर्ट होने के क्या फायदे हैं। हुआ क्या, एक मेला लगा हुआ था। क्या? तो उस गांव का जो सबसे ताकतवर पहलवान था वो उस मेले में पहुंचा। उस पहलवान ने क्या किया? एक नींबू लिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उस नींबू को निचोड़ के ऐसे मेले में जाके टेबल पे रख दिया। क्या चैलेंज किया लोगों को कि अब इस नींबू में से यदि किसी ने एक बूंद भी निकाल दी तो मैं जितनी बूंद वो इस नींबू में से निकालेगा उस हिसाब से 1 लाख रुपए दूंगा मैं उसको इनाम में। यानी एक बूंद निकली तो 1 लाख रुपए। अब किसी की हिम्मत पड़ती क्या जाने की? दिख रहा है क्या आपको? आप ही जैसे है ना, कुछ नहीं करते ये लोग। जो 24 घंटा है ना, 24 घंटा इन्होंने अपने हिसाब से बांट लिए कि कब क्या करना है, और कोई अंदर नहीं है आप में और इनमें। ये भी दाल रोटी खाती है, कुछ अलग से नहीं कहती मुझे कुछ और दो खाते। तो बात दूसरी हो रही थी, अचानक दिख गई, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको परिचय करा दूं, साथ में आई है। हुआ क्या, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनानी थी, उसने मंदिर बनवा दिया। उसको क्या रखनी थी? तो मूर्ति रखनी थी उसको। तो जाहिर सी बात है मूर्ति बनवानी कहाँ जाएंगे? मूर्तिकार के पास। तो वो पहुंचा, एक नामी मूर्तिकार था शहर में, उससे कहा भैया मुझे मंदिर में भगवान की मूर्ति लगाना, बना दोगे क्या? तो उसने क्या कहा? 1 महीने बाद आना हो ले जाना। अब वो गया कहाँ? जंगल में, पहाड़ जहाँ बना रहता। पहाड़ से क्या किया उसने? 2 पत्थर उठा लाया, अच्छे कैसे? गोल पत्थर। गोल पत्थर क्यों लाया? तो उनको अपन किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। अब 2 पत्थर क्यों लाया था? मूर्ति तो एक बनानी थी उसको। एक यदि किसी कारण बनते बनते खराब हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो दूसरा पत्थर रहे। अब जैसे उसने पहला पत्थर उठाया, अच्छा ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जिनको पढ़ते पढ़ते थकान होने लगती है। पहले बता दे रहा हूँ क्यों सुना रहा, जिनको बैठे बैठे अभी थकान होने लगी है उनके लिए थी। तो जैसे उसने उस पहले पत्थर में मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी मारना शुरू की तो वो चिल्ला पड़ा पहली चोट से। चिल्ला के क्या बोला उससे? मूर्तिकार से हाथ जोड़ के कि 2 पत्थर लाए हो, मुझे छोड़ दो, मूर्ति बनानी है, चाहे मुझसे बनाओ चाहे दूसरे पत्थर से। तो उसको तरस आ गया, बोले अंदर क्या पड़ना है, दोनों एक से पत्थर है, मूर्ति बनाना। तो उसने उसको साइड में किया, दूसरे पत्थर को उठा के उसमें छेनी हथौड़ी मारना शुरू की। पर वो जो दूसरा पत्थर था वो नहीं चिल्ला रहा, और पूरी जो ठोकरें थी, छेनी हथौड़ी की मार थी, सहता गया। और सहते 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 1 महीने बाद वो क्या बन गया? बहुत सुंदर मूर्ति। तो जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने के लिए आए, बोले बहुत सुंदर मूर्ति बनी है। तो जब वो ले जाने लगे मूर्ति को, तो अचानक उनकी नजर कहाँ पड़ी? वो जो एक और पत्थर डला था,
उन्होंने पूछा हो रही है आज, जो आ रहा है वही उसको। अब आप लोग डिसाइड कर लें कि जो भी कहता है कि मैं पढ़ने में थक गया या मेरे को बोरियत हो रही है, उसकी हालत क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। थोड़ा सा कष्ट करो बेटा, बस यही 5 साल, बस यही 5 साल, फिर देखना अब आप कहाँ पहुंच जाएंगे। माता पिता को जो खुशी होती ना किसी के बनने की, उसका इजहार वही कर सकता है जिसने माता पिता को वैसे खुश होते देखा कि बच्चे के बनने के बाद उनकी जो खुशी है वो जिस दिन दे दी आपका जीवन सफल हो गया। वो जो उनके आंसू निकलते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं है और उस क्षण की भी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो आज से उसके लिए लग जाओ बस। और जो रोज नहीं पढ़ते, अब उनके लिए अंतिम कहानी कि वो कहाँ जा रहे हैं, और उसके बगैर मैं खत्म करूंगा नहीं अपनी बात, और वो आखिरी बात है इस कहानी के साथ खत्म। अवेयरनेस खत्म, अभी लीगल पे आऊंगा मैं, विधिक जानकारी जरूरी है। हर जगह मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि इंसान और जानवर में एक अंतर बताना आपको मूलभूत। ये मैं किस लिए सुना रहा हूँ कहानी, जिससे आप समझ पाओ कि आप वास्तव में हो कौन और आपके अंदर कितनी क्षमताएं भरी हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूँ, और ये मोटिवेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी विशेषताएं ही नहीं मालूम। आप अपने आप को बहुत कमजोर मान के बैठे हुए हो, जबकि मैं जान रहा हूँ कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हो। ये लाइट देख रहे हो बेटा आसपास कैसे बन गई? चंद्रयान मिशन का नाम सुना था? कैसे पहुंच गए? मेरी आवाज मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, आप तक कैसे पहुंच पा रही है? आज तो कैसे हो गया ये सब? किसने किया ये? इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हम लोग ठान लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, दिख रहा है आसपास, बस उसी पर मैं सुना रहा हूँ आपको ये कहानी। चलिए टाइम नहीं है, आप लोग अंदर बताएंगे तो कोई कहता है कि सर हम लोग बोल लेते हैं, जानवर नहीं बोल पाते, या हम लोगों में बुद्धि होती है उनमें नहीं होती। तो ऐसी बात नहीं है, उनमें भी बुद्धि होती है, उनको भी दर्द होता है, वो भी बोल लेते हैं। ये अंतर नहीं है इंसान में और जानवर में। ये कहानी खत्म होगी तो आपको एक बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ने वाली है, वही आपको हमेशा याद रखनी है। एक साथ 2 कहानी चलेंगी, एक में आपको अंतर पता चलेगा इंसान और जानवर का बेसिक अंतर, ये वाला अंतर नहीं कि वो रोता है मस्त है, ये नहीं। और दूसरा कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हम यहाँ पर पहुंच कैसे गए, आखिर ऐसा क्या किया हम लोगों ने। तो एक जंगल था, बहुत पहले की बात है, एक मालिक था वहां पे, कौन? गधा, जो पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसकी सेवा कौन करता था? उसका नौकर जो था एक बंदर। बंदर का काम क्या था? फल सेवा करना, फल फ्रूट लाके अपने मालिक को खिलाना। एक दिन बंदर को जंगल में क्या डब्बा मिल गया? मेंटास चिंगम। नाम सुने हो? एडवर्टाइज आता है कभी कभी, क्रिकेट में देखते हैं। मेंटास चिंगम क्या करता है? उसका स्लोगन क्या है मेंटास चिंगम का? दिमाग की बत्ती जला दे। क्या स्लोगन है? यानी ये माना जाता है कि जो भी मेंटास खाएगा उसके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्लियर? अभी यहीं तक रहेगा एडवर्टाइज तक, ये तो कहने लगे साहब हम भी खाएंगे मेंटास। तो अब वो मेंटास चिंगम जब उसको मिली, ये बहुत अच्छा एडवर्टाइज है एक्चुअली में। आप लोगों को अभी टीवी पे देखने का मन रहा हो तो किस पे देख लेना? यूट्यूब पे। ये एक्चुअल में एडवर्टाइज और ऐसा ही है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो वो मालिक को जैसे ही वो मेंटास चिंगम देता है गधे को, तो अब वो तो पैर फैला के पड़ा रहता है, मालिक को मेरे हट क्या ले आया, हटा उसको मेरे सामने। अब वो कह देता जो करना करो, तो वो जिज्ञासा क्या करता है बंदर, उसका रैपर हटा के उसको खा लेता है। खा लिया तो मेंटास क्या करने वाली थी? बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो उसका स्लोगन था, तो उसको तो अपना काम करना ही था, तो उसने अपना काम कर दिया। बंदर की दिमाग की बत्ती जल गई। ऐसी बत्ती जली तो उसने सबसे पहले क्या सोचा कि 4 पैर मेरे भी हैं, 4 पैर गधे के, एक पूंछ मेरे भी निकली, ये भी पूंछ वाला है, जब दोनों में अंतर नहीं है तो मैं इसकी सेवा क्यों कर रहा हूँ? सही बात थी कि नहीं? तो उसने क्या किया, उसको गधे को तुरंत छोड़ दिया। भाई मेरा मतलब सेवा करने का कोई मतलब था क्या? छोड़ के अकेले रहने लगा। अब अकेले रहने लगा तो वो रहता था कहाँ? रहने लगा जाके गुफा में, क्योंकि और जानवरों से बचना था उसको। अब रात हो, अब चूंकि गुफा में रहने लगा, रात होती थी तो डर लगता था उसको। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने देखा कि 4 पैरों की जरूरत तो रहती नहीं है, 2 से भी चल सकते हैं। तो धीरे धीरे 2 जो पैर थे उनको हाथों के रूप में उपयोग करने लगा। धीरे धीरे सीधे खड़ा होने लगा। ठीक है, पूंछ की जरूरत थी नहीं उसको, तो पूंछ उसकी गायब हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, अब वो 2 पैर पे खड़े होना सीख गया। एक दिन जब रात को उसको डर लग रहा गुफा में, तो ऐसे 2
पत्थरों को वो टकरा रहा था आपस में, तो उससे क्या निकली आग। उसने क्या खोज कर ली, अभी ये फैंटास्टिक काम चल रहा है, उसके दिमाग की बत्ती जलती जा रही है लगातार, शांत नहीं बैठने दे रही वो आग उसको। अब वो कहां तक पहुंच गया, सीधे चलने लगा, पूंछ चली गई, आग भी खोज ली उसने। अब वो क्या करता था, गुफा में बहुत सारा सामान इकट्ठा करता था। क्यों? क्योंकि पहले क्या है कि जानवर रहते थे तो क्या करते थे, स्टोर करते थे हम अनाज, क्योंकि रोज जाएंगे तो खतरा रहेगा बाहर निकलने का। तो एक दिन वो ऐसी पत्थर लुढ़क रहा था, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि चक्के बना लेता हूँ। चक्के बना के उसने क्या किया, एक गाड़ी बनाई। तो उसने एक बार में ही वो ज्यादा सामान लिया, गाड़ी तो ज्यादा बनेगा ना, तो उसने चक्के की खोज कर ली। ऐसी खोज हुई थी ना मानव सभ्यता की भी, पहले आग खोजी गई, फिर चक्के की खोज हुई। अब वो गाड़ी में एक दिन सामान भर के आ रहा था, तो कहां पहुंच गया, वहीं जहां वो गधे को छोड़ के आया था। तो उसके दिमाग की फिर बत्ती जली, तो उसने कहा कि ये 4 पैर वाले को यदि मैं गाड़ी में जोतूंगा भाई, तो वो ज्यादा सामान उठा पाएगा और गाड़ी भी अच्छी तरह से खींच लेगा। तो उसने उठा के उस गधे को रस्सी में बांध के काय में जोत दिया, गाड़ी में। तब से गधा क्या कर रहा है, सामान ही ढो रहा है कि नहीं। पर वो बंदर था, उसका क्या हुआ ये बताओ, वो कहाँ गया, क्लास में दिख रहे हैं नहीं, देखो आसपास। तो ये बंदर, ये कोई बंदर है। अच्छा एक कंफ्यूजन और होता है, सुनो सुनो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो बंदर आते हैं अपने घरों में, इनको देख के कभी दिमाग में आया कि यदि सारे बंदर इंसान बन गए थे तो ये कैसे पीछे छूट गए? आया कभी प्रश्न कि हम तो इंसान बन गए, तो ये कैसे रहेगा? एक्चुअली बेटा, हर जो जानवर रहता है ना, उसकी भी प्रजाति रहती है। उस समय बंदरों की 4 प्रजाति थी। मानव अलग था, कपी अलग था, ठीक है, लंगूर अलग था, उन्हें होना था। उनमें से जो वानर जाति थी ना, वो ही आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे कि मानव सभ्यता का विकास में पढ़ाया जाता है। और वो ही अभी हमारे पास उसको मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ क्या बन गए, इंसान। पर अब फिर वही प्रश्न आ गया जहां से मैंने कहानी सुनाना शुरू किया था। कौन से 2 प्रश्न, कि अंतर क्या है दोनों में, जानवर में और इंसान में? अभी भी नहीं समझे? अच्छा, एक सेब का पेड़ है, काय का पेड़ है, एप्पल के पेड़ से एक सेब टूटा, गधा भी दौड़ा उसको देखने के लिए, इंसान भी दौड़ा। गधे का इंटरेस्ट उस सेब में कितना कि इसको खाने से पेट भरता है, पर इंसान क्या सोच रहा है, उसको एप्पल को देख के खाने की नहीं सोच रहा, वो क्या सोच रहा है कि पेड़ टूटा तो नीचे क्यों गिरा, हवा में क्यों नहीं चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? समझे नहीं मेरी बात? अरे न्यूटन का नाम सुने होगा। तो ये सब चीजें क्या क्या सिखाती हैं हमको? अब थोड़ा विचार करो बेटा। बस आखिरी प्रश्न खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हमारे अंदर सीखने की और जिज्ञासा इतनी ज्यादा भरी है कि हम वानर नहीं बने रहे। रोज सीखते 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 आज न केवल बिजली बना ली, जबकि चंद्रमा पे, मंगल पे, सब जगह चले गए। तो ये सब यानी आप कोई असाधारण हो क्या? आप कोई असाधारण व्यक्ति हो? तो सॉरी, साधारण व्यक्ति नहीं हो आप लोग, क्या है? असाधारण व्यक्ति हो। ठान लें यदि आप, यदि मन में सोच लें कि कुछ करना है, तो ये कहानी क्या कहती है, आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है, शक्ति छुपी, बस उसको बाहर लाने की जरूरत है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों का उपयोग करके कौन कौन आगे जिंदगी में सफल होना चाहता है और कौन कौन केवल जानवर बना रहता है। यदि आप रोज कुछ भी नहीं सीख रहे, स्टूडेंट लाइफ में रहते, तो निश्चित जानिए वो दिन आपका कैसा निकला है, उस गधे के जैसे। क्योंकि मनुष्य होने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो हमें जानवर से अलग कर रही है? रोज कुछ ना कुछ सीखना। आज यदि आप कुछ भी नहीं सीखे तो आप उस दिन इंसान नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो चीज लगे कह लेना आप। बेटा रोज कुछ ना कुछ सीखना है। पहले से सो जाओ। सुनने में बुरा लग रहा होगा कि हमें तो टीचर ने सिखाया नहीं, पहले से सुना तो गलत बात है। सबकी मदद करना चाहिए, मदद करो, पर केवल टीचिंग को देख। जहाँ अच्छी बात हो रही है, कोई यदि ध्यान नहीं दे रहा, वो उसका कर्म है, वो भुगतेगा। इसी से एक चीज अच्छी आज समझ में आ रही है कि आप अपना जो दोस्तों का ग्रुप है ना, अच्छे दोस्त बनाओ बेटा उसमें, जो पढ़ाई को
वरीयता देते हो। उन दोस्तों की संगत बिल्कुल छोड़ दो आज से, जो बिना मतलब की बातें करते हैं, जो नशा कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कैरियर को लेकर कोई मतलब नहीं है, उनकी संगत छोड़ दो। अच्छे मित्र बनाओ तो कम से कम अच्छी बातें होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी, एक दूसरे पर कम से कम शेयर करोगे। जिंदगी में एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप होना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा मित्र मत बनाओ, मित्र कम होने चाहिए। मेरा मानना है 2 या 3 से ज्यादा मित्र हो भी नहीं सकते, लेकिन अच्छे हों जो आपको मोटिवेट करें और जिनको देख के आप थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। जो हमारा कोई मित्र बनता है ना, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, ये मानव स्वभाव है। क्योंकि हम जब परिवार से अलग किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण बढ़ता है उसकी ओर। क्यों? क्योंकि परिवार से तो रोज मिल रहे हैं, यार ये एक नया कोई मिला हमें, अरे इसमें ये विशेषता है। पर थोड़ा सावधान रहें, यदि वो स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ा है, उसमें गंदी आदतें हैं, वो पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके सीरियस नहीं है, तो उसके दूर से ही हाथ छोड़ दो। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके भविष्य के लिए भी। हमेशा ध्यान रखना ये चीज। अब आ जाते हैं कानून की बातों पर। एक बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में, बहुत दुखद कांड था, बहुत शर्मनाक था, बहुत दर्दनाक था। सभी लोगों ने सुना होगा, एक निर्भया केस के नाम से हम उसको जानते हैं। एक बहुत दर्दनाक घटना हुई एक बच्ची के साथ। तब से फिर हमने विचार किया, हमने यानी कि विधायिका ने, हमारी जो सरकार रही उस समय, कि ये जो कानून बने हुए हैं 18 साल से नीचे के बच्चों को लेके या सेक्सुअल असाल्ट को लेके, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। अधिकतर शिकायतें कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती, थाने तक पहुंच ही नहीं पाती। खासतौर से 18 साल से कम के बच्चे और बच्चियों के प्रति जो अपराध होते हैं, वो संकोच के कारण या डर के कारण बता ही नहीं पाते। कुछ उनमें दंड में भी बहुत नरमी बरती जाती थी। तो हुआ ये कि न केवल उनमें पनिशमेंट बढ़ा दिया गया, कई केस तो ऐसे हैं जिनमें अब सीधे ही फांसी होने लगी, नहीं तो जिंदगी भर के लिए जेल में रखेंगे। और छोटी छोटी बातें भी यदि हो रही हैं, जैसे कोई स्कूल आ रहा है बच्ची, उसके कोई पीछा कर रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं, देख के कोई सीटी बजा रहा है, बात नहीं करना चाह रही है बच्ची तो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अपने हाथ आगे पकड़ लिया या उसको आते जाते घूर रहे हैं, इन सब चीजों को अब अपराध बना दिया गया है। पर समस्या ये आती है कि ये सब हो भी रहा तो भी हम डर के कारण शिकायत नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी फिर संशोधन किए गए कानून में। व्यवस्था ये की गई कि एक टोल फ्री नंबर बनाया गया, चाहो तो नंबर लिख लो 1098, ठीक है, तो 1098 एक टोल फ्री नंबर भी बना दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ चेंज हुए हैं। चेंज ये किए गए हैं कि अब जब भी आपकी ओर से कोई शिकायत जाएगी थाने में, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाता और पूरी कार्रवाई भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सजा बहुत बढ़ा दी गई है, शिकायत हमको देखो अपराध सहना भी नहीं है। अपराध क्यों नहीं सहना है? अपराध सहने से 2 चीजें होती हैं। आपने अपराध सहा, आपके प्रति तो अपराध हुआ ही हुआ, आप तो परेशान हुए उससे, आपकी जिंदगी तो प्रभावित हो ही रही है। जो आपके प्रति अपराध कर रहा है उसको भी और एक बल मिल रहा है, किस चीज का, कि ऐसे अपराध करने से कोई शिकायत तो करता नहीं, कुछ होता नहीं है, तो वो फिर अब और अपराध करेगा। अभी आपको छेड़ रहा है या परेशान कर रहा है और किसी को छेड़ेगा। तो जब वास्तव में कोई समझाने पे भी ना समझे, तब फिर हमको अपने अधिकार का उपयोग करने में संकोच नहीं करना। लेकिन फिर आखिरी में ये कहूंगा कि ये हथियार जो है, इसका हमें उपयोग बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि एक बार जहां हथियार निकल गया या तीर निकल गया करकट से, फिर लौट के इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें समझौता नहीं होता। आपने शिकायत कर दी यानी मान लिया जाएगा कि आपने जो कहा है बिल्कुल सही है। फिर आप कोर्ट में जाके बोल भी देंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो भी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि उससे पहले क्या होता है, कोर्ट में बयान भी दिए जाते हैं आपके। जब भी इसका उपयोग करो बेटा बहुत सोच समझ के करना, और समझा देने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है तो फिर मैंने टोल फ्री नंबर दे दिया आपको। इसके अलावा हमारे कोर्ट में एक व्यवस्था और है, हमारा एक ऑफिस बना हुआ है। किसी भी कोर्ट में जाएंगे, कोई भी कोर्ट में जाके आप क्या पूछेंगे कि ये लीगल एड का ऑफिस कहाँ है? कौन सा ऑफिस? लीगल एड। वहाँ क्या होता है, मुख्य रूप से वो बना था निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए। किन लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता? जो या तो गरीब है या कोई महिला है या बच्चा है। तो इन लोगों को सरकार की ओर से ये सुविधा दी गई है कि इन्हें वकील करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका वकील कौन करेगा? करेगी खुद सरकार। वो फिर बढ़ते बढ़ते व्यापक रूप में अब इतना हो गया है कि यदि कोई घटना हो रही है तो पहले यदि आप बता सकें तो अपने प्रिंसिपल साहब को बताएं। यदि उनको नहीं बताना चाहते तो कोर्ट में आके हमारे ऑफिस में बता दें। तो
जैसे ही शिकायत करोगे आपका नाम भी सामने नहीं आएगा और जो रैगिंग की घटना है वो अपने आप खत्म भी हो जाएगी। वो सब पता कर लेंगे अपने स्तर पर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक टीम आती है उसके लिए, उस नंबर पर फोन लगाया जाता है। यदि किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो मुझे आगे कोर्ट में बता दें, मैं आपको नंबर भी दे दूँ। प्रयास ये करना है कि समझाइश से ही ये मामला निपट जाए। क्यों? क्योंकि एक बार कहीं रैगिंग की शिकायत हो गई, मामला प्रमाणित पा लिया गया, न केवल उस स्कूल से उस बच्चे को हटा देते हैं बल्कि उस बोर्ड से भी उसको हटा देते हैं और आगे फिर वही समस्या। एक बार यदि छाप लग गई आपके ऊपर कि आपने किसी की रैगिंग की थी, जिस दिन आप सर्विस के लिए जाओगे कहीं, सबसे पहले आपको वही रिकॉर्ड सामने रखाएगा। समझ में आई है? तो अपने सीनियर का सम्मान करो, अपने मित्रों का भी सम्मान करो। पढ़ने के लिए आए तो हमें केवल पढ़ाई करनी है और पूरे समर्पण से, पूरी गंभीरता से और पूरी ईमानदारी से। क्योंकि घर में हमारे माता पिता क्या सोच रहे हैं, बच्चा कहाँ गया है, पढ़ने कुछ बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिंदगी में माता पिता तो खिलाने वाले हैं नहीं आपको। क्या समझ रहे हो ना ये चीज? कभी न कभी आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी कि नहीं घर की। कैसे संभालूं? एक ही हथियार है उसके लिए, बस पढ़ाई और पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए इस पढ़ाई की महत्ता समझ लो, क्योंकि अब से आपकी अगले साल से क्या बताया था मैंने, 11वीं से क्या होने वाला है, लाइफ पूरी स्टूडेंट होने वाली है। जो एक डिसीजन रहेगा आपका 11वीं का विषय लेने का, वही पूरी जिंदगी आपकी बदल देगा। डायरी बनाओ, एक अलार्म भरो 8 बजे का, जिससे वो याद दिलाए कि डायरी पढ़नी, क्योंकि मानव स्वभाव है भूल जाते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है। ऐसे क्या कर सकते हैं? सभी हो, आप में सभी हैं, तो इसमें रिग्रेट मत करना। हमारी भूलने की आदत, हमें अपने आप को भूलने नहीं देना। और सेल्फ मोटिवेशन, एकमात्र मंत्र क्या है? उससे रोज बात करो और मोटिवेट करो। जिस दिन उद्देश्य तलाश लिया, ऐसे 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 जाके बस यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं या पहुँच जाऊँगी, फिर देखना आपकी लाइफ बिना अलार्म को उठने लगो। जो रंग वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, लाल रंग वाला, बस वही दिखेगा फिर हो जाएगा। ये मेरे काम की चीज़ है, बट आने वाले टाइम में यही आने वाला, यही पूछेंगे। तो ये आज का जो सेमिनार था ये 2 विषयों तक सीमित था। शुरू से अवेयरनेस, कोई प्रश्न अभी भी दिमाग में आ रहा है किसी के भी, कैरियर को लेके, पढ़ाई को लेके, कानून को लेके, तो उस पर प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न कुछ भी, कोई जिज्ञासा मन में खत्म करें आज का आएगा। तो मैं सबसे पहले तो संस्था के जो प्राचार्य महोदय हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम के लिए जो ये पूरी व्यवस्था की उन्होंने मेरे संक्षिप्त निवेदन पर, और ये कार्यक्रम आज हमारा संपादित हो सका। और मैं आशा करता हूँ कि इस सेमिनार से आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही इतने मनोरंजक तरीके से सर ने इतनी सारी कहानियों के माध्यम से जो बहुत प्रेरणादायी बातें बताई, तो मुझे लगता है बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी और नया दृष्टिकोण मिलेगा और बच्चों को भी आनंद आया होगा। क्यों? वेरी गुड। तो बेटा, सर ने इतने अच्छे से इतनी अच्छी बातें बताई, उसके बारे में सोचना है और वैसा करना भी है, केवल सुनकर यही छोड़ नहीं देना है ना। वास्तव में आपके जीवन में इतनी सारी प्रेरणादायक बातें एक दिन में आपको कभी मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा इसके बाद भी। इसलिए आप सभी लोग इसके बारे में सोचें। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम चलेंगे और मैं प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ पर आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय पवन कुमार पटेल जिला न्यायालय जज साहब का मैं बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने विधिक साक्षरता क्लब के अंतर्गत पिछले बार जो मोटिवेशन जो किया था वो काफ़ी ही सराहनीय रहा और मुझे भी लगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही ये जरूरी चीज़ें हैं। हम लोग तो आप लोगों को रोज मोटिवेट करते ही हैं, लेकिन उनके जो तरीके हैं जो समझाने का, मोटिवेट करने का, वो मुझे भी बहुत भा गया था। और मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि और भी समय अगर आपके पास मिले तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और आज उन्होंने अपने न्यायालय के जो बहुत जरूरी कामों को छोड़ करके आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपको अपने शब्दों के माध्यम से काफी उन्हें मोटिवेट किया है। वास्तव में आप लोग अपनी क्षमता और रुचि का प्रयोग करते हुए, 2 चीजें विशेष करके है आपके लिए, अपनी क्षमता और रुचि, ये 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने करियर का चुनाव करोगे तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हालांकि वो
उनका जो विधिक शास्त्र से संबंधित ज्यादा प्रश्न था, लेकिन उनने करियर के संबंध में ज्यादा आपको बताए हैं। और मैं आशा करता हूं कि उनके जो मोटिवेशन है आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं पुनः सर का आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद।